Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and I am back with the series that we started while we are learning different incredible stories behind the origin of certain idioms and phrases which will be asked in your upcoming defense competitive exams. जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है आज होगा पार्ट 4 का सेशन जहां पे हम कुछ और idioms and phrases देखेंगे and we will also know very interesting stories behind their origin जो आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगा और आपको मदद भी करेगा ताकि आप बार बार रीड ना कर पाओ उन चीजों को बार बार रीड करने की जरूरत ना हो आप एक बार बस कहानी याद कर लो एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर द मीनिंग्स ऑफ idioms and phrases throughout your life. So without much further ado, let's start with the first idiom that we have, which is know the ropes. Know the ropes का मतलब है अपने रस्सियों को जानना एंड इसका मतलब है टू बी एक्सपीरियंस्ड एट व्हाट वन इज डूइंग जिससे आप एक्सपीरियंस्ड हो जो आप कर रहे हो उस पर आप एक्सपीरियंस्ड होना एक्सपर्ट होना. रोप से ही आपको पता लग गया है कहाँ से ये ओरिजिनेट कर सकता है. बिल्कुल हाँ, ये ओरिजिनेट किया था सेलिंग के टाइम से, सेलिंग के प्रैक्टिस से. जब रोप को कैसे हैंडल किया जा सके ये बहुत ही नेसेसरी होता था एक शिप को या बोट को ऑपरेट करने के लिए और उसके सेल्स को ऑपरेट करने के लिए जिससे आप अपने मैरीटाइम स्किल को जो है वो बढ़ा सको, एक्सपीरियंस्ड और हो सको और एक्सपर्टाइज आपको मिल सके. द नेक्स्ट इडियम इज लार्जर देन लाइफ. जिंदगी या जीवन से भी बड़ा, लार्जर देन लाइफ. इसका मतलब है इट इज टॉप टू इट इज सेड योर मेंशन टू अ पर्सन हु इज अ फ्लैम्बॉयंट एंड ग्रेगेरियस पर्सन जिसके मैनरिज्म या अपीयरेंस थोड़ा सा आउटलैंडिश लगता है देन दोज ऑफ अदर पीपल. इसका ओरिजिन जो है मिड 20th सेंचुरी में हुआ था एंड द फ्रेज वाज फेमसली यूज्ड बाय द न्यूयॉर्कर टू डिस्क्राइब वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल. चर्चिल जी को डिस्क्राइब करने के लिए लार्जर देन लाइफ फ्रेज जो है न्यूयॉर्कर ने यूज किया था. तभी से ये इडियम जो है काफी पॉपुलराइज हो गया है. The next idiom here is extend the olive branch. Olive branch को extend करने का मतलब क्या है? आपको पता है that olive branch is always connected with success और extend the olive branch का मतलब है वो peace को अचीव करने के लिए अपने enemy के साथ ओके शांति को फिर से दोबारा अचीव करने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हो ओके उसको हम कहेंगे एक्सटेंडिंग एन ऑलिव ब्रांच यानी दोस्ती बढ़ाने के लिए आप जो जो कुछ भी करते हो. जेनेसिस से हमको पता लगता है कि एक डव था जो ऑलिव ब्रांच लेके आया था और नोआ को दिया था टू इंडिकेट दैट गॉड हैज फॉरगिवन एंड हिज एंगर हैज डाइड डाउन एंड द फ्लड वाटर्स विल नाउ बी अबेटेड. इनफैक्ट ऑलिव ब्रांच जैसे मैंने कहा ग्रीक टाइम में भी बहुत ज्यादा इसको होली माना जाता था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ मार्क और सिंबल ऑफ सक्सेस एंड पीस. द नेक्स्ट इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू. इसको अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करो इसका मतलब है जितना आप खा सकते हो उससे ज्यादा अगर आपने ले लिया हो यानी टू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट और अ टास्क दैट इज बियॉन्ड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. जितना आपसे हो सके उससे ज्यादा अगर आपने कुछ लिया है तो फिर जो प्रॉब्लम में आप फंसते हो दैट एक्चुअली लेड टू बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू. इसका ओरिजिन जो है ये 1800s अमेरिका से आया है जब लोग टोबैको जो थे वो तंबाकू जो थे वो चबाते थे और sometimes a chewer would put more tobacco in the mouth than they could fit. So obviously वो बहुत ही ज्यादा troublesome हो जाता था. The next idiom is blow one's own trumpet. है ना. हम बोलते हैं कि अपना ढिंडोरा खुद पीटना. सो बेसिकली ये उनको कहा जाता है जो अपने आप की चीजों को ज्यादा बोस्ट करते हैं शो ऑफ करते हैं अपने अचीवमेंट्स को दिखाते फिरते हैं. सो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स टू मिडीवल टाइम्स जब आपको पता है कि राजा जो होते थे उनके अराइवल से पहले उनके जो आदमी या लोग रहते थे वो ढिंडोरा पीट के उनके अराइवल के बारे में लोगों को बोलते थे. अब अगर कोई ऐसा मर्चेंट है कोई ऐसा कॉमनर है जिनके लिए कोई काम नहीं करता अगर उनको अपना कोई अराइवल या अपने बारे में कुछ बोलना पड़ता तो खुद का ढिंडोरा खुद पीटना पड़ता. तभी जाके लोग अटेंशन देते हैं ना क्योंकि उनके जैसे तो राजा के जैसे उनके पास लोग हैं नहीं कि उनके लिए ढिंडोरा पीटे कोई. सो उनका ढिंडोरा खुद पीटना पड़ता. सो फ्रॉम दैट दिस फ्रेज हैज कम. द नेक्स्ट इडियम इज इन स्टिचेस. इन स्टिचेस स्टिच का मतलब क्या है जो हम सीलने को कहते हैं स्टिचेस राइट. तो इसका मतलब एक्चुअली में है टू लाफ सो हार्ड दैट योर साइड्स हर्ट. इतना फंसे हो कि आपके जो शरीर में पेट में लग रहा है. सो बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फिजिकल पेन ऑफ इंटेंस लाफ्टर विद द प्रिक ऑफ अ नीडल. जैसे अगर आपको कोई नीडल चुभ रहा हो और जिस तरह आपको पेन लगता है ना साइड में जब आप हंसोगे तो देखना वैसा टाइप का फिजिकल पेन आपको महसूस होता है. बेसिकली इसका जो फ्रेज है इसको पॉपुलराइज किया था शेक्सपियर ने अपने प्ले में ट्वेल्थ नाइट
नाइट में. If anybody of you has read Twelfth Night, you know that this phrase was already first used literally in by Shakespeare. Okay. The next idiom is white elephant. Very very important idiom. सफेद हाथी. अब सफेद हाथी का मतलब क्या है? सफेद हाथी उसको या उस चीज को कहा जाता है जो एक्चुअली में यूजफुल तो है नहीं, लेकिन जो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसे खर्च होता है. बेसिकली इसके पीछे का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंशियंट किंगडम ऑफ सियाम, जिसको हम मॉडर्न डे थाईलैंड बोलते हैं, उसके राजा थे. वो उसको अगर कोई पसंद नहीं आता, मतलब राजा को अगर कोई पसंद नहीं आता, वो उनको बर्बाद करने के लिए व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी गिफ्ट में देते थे. अब जो लोगों को देते थे वो तो उनको फेंक नहीं सकते थे क्योंकि राजा ने दिया है, गिफ्ट है वो. तो उनको क्या करना पड़ता था, वो कोई काम भी नहीं आता था और उसके पीछे इतना ज्यादा मेंटेनेंस के लिए खर्चा निकल जाता था कि वो आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता था. राइट. एंड द किंग यूज्ड टू बी हैप्पी अबाउट इट. द नेक्स्ट idiom is close but no cigar. दिस इज बेसिकली एन अमेरिकन ओरिजिन से ये फ्रेज आया है. इसका मतलब है समथिंग और समवन हु हैज फॉलन जस्ट शॉर्ट ऑफ अ सक्सेसफुल आउटकम. सक्सेस से थोड़ा सा चुप गया, मतलब सक्सेस हाथ में आने वाला था लेकिन नहीं आया. ये एक आइडियम कहाँ से आया है, क्लोज बट नो सिगार? ये बेसिकली कार्निवल गेम्स से आया है, जो कि अमेरिका में फेयर ग्राउंड्स में, मेले में लगता था. उसमें क्या होता था, इस गेम्स में प्राइजेस के तौर से सिगार दिया जाता था, और अगर बहुत कम मार्जिन से कोई हार जाता था गेम में, तो उसको सिगार मिलते मिलते भी नहीं मिलता था. तो वो कहते थे क्लोज बट नो सिगार. आई वॉज क्लोज टू सक्सेस बट आई गॉट नो सिगार बिकॉज आई डिडंट विन. ओके. द नेक्स्ट idiom इज हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन क्या होता है? जहां पे जिस खेत में आपको अंगूर देखने को मिलता है उसको ग्रेप वाइन कहते हैं. ग्रेप वाइन से सुनना, इसका मतलब क्या है? टू हियर और लर्न समथिंग न्यू, किसी नई चीज को सीखना. ये ओरिजिन करता है टेलीग्राफ के टाइम पे. ये जो ग्रेप वाइन है बेसिकली ये टेलीग्राफ के लिए यूज कर लिया जाता है. अब आप बोलोगे मैम टेलीग्राफ को क्यों ग्रेप वाइन बोला जाता था? क्योंकि बहुत लोगों को टेलीग्राफ के वायर को देख के लगता था जैसे ग्रेप वाइन में घुस गया. ग्रेप वाइन में भी आप देखोगे जहाँ पे अंगूर होता है, उनके जो पौधे होते हैं बहुत ज्यादा ऐसा एक दूसरे के साथ उलझा हुआ, इंटवाइन हुआ रहता है. टेलीग्राफ के वायर्स को देख के भी लोगों को वैसा फील होता था कि जैसे कोई ग्रेप वाइन में घुस गया हो. तो अगर किसी को नया मैसेज कुछ मिलता था टेलीग्राफ से, तो वो बोलते थे दैट दे हैव हर्ड इट थ्रू द ग्रेप वाइन. ठीक है, वहां से ये इडियम आया है. द नेक्स्ट इडियम इज कट टू द चेज. चेज का मतलब क्या है? दौड़ना. कट टू द चेज, ये कट मतलब काटना नहीं है, ये कट है डायरेक्टर वाला कट, जो मूवीज में आपको दिखता है ना, कट, एक्शन कट, वो कट टू द चेज है. तो इसका मतलब मैं बताती हूँ. इसका मतलब है जब आप किसी को पॉइंट पे आने के लिए कहते हो, आप बोलते हो डू नॉट बीट अराउंड द बुश, कट टू द चेज, बात पे आओ, मुद्दे पे आओ, है ना. इसका ओरिजिन है साइलेंट फिल्म के वर्ल्ड से, साइलेंट फिल्म के टाइम से, जब सबसे एंजॉयबल पार्ट्स मूवी में होता था जब कोई चेस सीन दिखाई जाता था, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, ठीक है, वो चाहे पैदल हो, हॉर्स बैक में हो. तो जब फिल्म मेकर्स बोलते थे कट टू द चेस, तब वो सुनना चाहते थे या देखना चाहते थे कि मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है. ठीक है, तो वहां से कट टू द चेस इडियम आया है. इंटरेस्टिंग, राइट. The next idiom is pass with flying colors, very much used by the students. Okay, और आप भी यूज करोगे जब आप क्रैक करोगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दैट आपके पेरेंट्स यूज करेंगे ये टर्म, दैट माई चाइल्ड हैज पास्ड हिज और हर एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स. इसका मतलब क्या? इसका मतलब है बहुत अच्छे मार्क्स से अगर आप सक्सीड करते हो, बहुत अच्छे से अगर आप सक्सीड करते हो, और कोई डिफिकल्ट टास्क को बहुत इजीली सक्सीड करते हो, वो भी बहुत हाई अचीवमेंट्स के साथ, उसको हम कहते हैं पास विथ फ्लाइंग कलर्स. कहां से आया है? वेरी इंटरेस्टिंग, आप अच्छे से कहानी सुनिए. ये आया है वॉरशिप्स के यूजेज के टाइम से, यानी 1600s में, जब कोई भी जहाज अपने देश का झंडा लहराता था टू सिंबलाइज दैट दे हैव वन इन द वॉर. इसीलिए जब भी कोई शिप पास करता था उस समय, और उस शिप में झंडा लहराता था उसके देश का, तो लोग हमेशा से ये समझ जाते थे दैट द शिप हैज वन अ बैटल. ओके, एंड द फ्लैग यूज्ड टू बी अ कलर्ड फ्लैग. क्लियर? तो वहां से ये पास विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, ये इडियम आया है. द नेक्स्ट इडियम इज फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स. जहां पे आप बैठे हो उस सीट से अगर आप उड़ रहे हो या सीट से उड़ा रहे हो कुछ. एंड द मीनिंग इज टू इम्प्रोवाइज बाय इंस्टिंक्ट. इंस्टिंक्ट के हिसाब से, इंस्टिंक्ट की बात सुन के अगर आप चीजों को इम्प्रूव करते हो, देन इट मीन्स फ्लाई बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स, है ना.
अब जैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये इडियम कहाँ से आया है, बिल्कुल सही, फ्लाई की बात आ रहा है, तो बेसिकली ये एविएशन वर्ल्ड से आया है। बहुत पुराने जमाने में जब फर्स्ट एयरप्लेन्स उड़ाया जाता था, तब कोई भी रिलायबल एविएशन इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था। तो जो पायलट्स होते थे वो बेसिकली वेदर पे डिपेंड करते थे, है ना, कि कैसा वेदर होगा, और वेदर जैसा होता है उनको वैसे फ्लाई करना पड़ता था। रफ कंडीशंस अगर कभी होता था, वेदर रफ हो जाता था, तो एक स्किल्ड पायलट यूज टू फ्लाई बाय द सीट ऑफ देयर पैंट्स। इसका मतलब है वो इंस्टिंक्ट और फील से अपने है ना, हवाई जहाज को उड़ाते थे। कहाँ से उनको फील मिलता था? उनके बैक साइड से, या फिर अपने सीट जहां पे वो बैठे हैं वहां से, क्योंकि इट वॉज कंसिडर्ड to be the most physical contact, the place of most physical contact between the pilot and the airplane. एयरप्लेन के साथ सबसे ज्यादा जो कनेक्ट होता था, फिजिकल कांटेक्ट होता था पायलट्स का, वो होता था उनका बैक साइड और उनका सीट जहां पे वो बैठे हैं। तो उनके फील से, उन चीजों को फील करके अपने बैक से और अपने सीट से वो हवाई जहाज को उड़ाते थे। द नेक्स्ट इडियम इज द टाइम इज राइट, यानी टाइम बिल्कुल सही है। इट इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम। ये ओरिजिन करता है मार्टिन लूथर किंग के एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के एक फेमस कोट से, जो कि एक प्रोटेस्ट पोस्टर में छपाया गया था फॉलोइंग द ब्रूटल मर्डर ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड बाय द पुलिस इन मे एंड 2020. King used the idiom to promote urgency in a 1968 speech at the National Cathedral in Washington DC, remaining awake through a great revolution. इस स्पीच में उन्होंने ये फ्रेज का इस्तेमाल किया था, टाइम इज राइट। ओके, द नेक्स्ट इडियम इज हैंडल विथ किड ग्लव्स। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के ग्लव्स पहन के आप हैंडल करो। इसका मतलब है टू डील विद अ सिचुएशन वेरी जेंटली और केयरफुली, बहुत आराम से डेलिकेटली कोई सिचुएशन को हैंडल करना। अब किड ग्लव्स का मतलब क्या है? किड यहाँ पे बच्चों का ग्लव्स नहीं है। किड का मतलब है द स्मॉल ऑफस्प्रिंग ऑफ गोट। जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको हम किड कहते हैं, राइट? उनके स्किन से जो ग्लव्स बनाया जाता था वो फाइनेस्ट लेदर के ग्लव्स होते थे, और वो इतने सॉफ्ट और थिन होते थे, ये लेदर के, किड लेदर के बनाया हुए ग्लव्स, कि जो ग्लव्स पहनते थे उसको हर एक चीज बहुत केयरफुली वो ग्लव्स पहनते हुए हैंडल करना पड़ता था, नहीं तो वो लेदर में स्क्रैच हो जाता था, या लेदर जो है वो फट जाता था। सो टू हैंडल विथ किड ग्लव्स का मतलब वहां से आया है। इट मीन्स टू हैंडल अ सिचुएशन केयरफुली एज वन वुड इफ दैट पर्सन इज वेयरिंग फाइन फ्रेजाइल ग्लव्स। The next idiom is eye candy. Now, eye candy usually इसका मतलब होता है somebody who is very superficially attractive, बाहर से ही बहुत सुंदर है, और ये एक derogatory term है जो कि लेट 70s में यूज किया जाता था यूएस में, to describe a beautiful woman who was beautiful to look at and as sweet as candy, but not highly educated or not morally good. Okay. The next idiom is die hard. हम कहते हैं ना, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस एक्टर। तो डाई हार्ड का एक्चुअल मतलब है with full dedication, when you are full dedication to an opinion or belief, or you are a full dedicated fan follower to someone. तो एक्चुअली ये 1700s में ये टर्म यूज हुआ था, which describe, and it is very pathetic from where this word came. It was used to describe people who were executed by hanging, and they used to struggle the longest before dying. अगर फांसी में किसी को चढ़ाया गया, तो जिसको फांसी दिया जाता था, मरने के वक्त वो बहुत ज्यादा सबसे देर तक स्ट्रगल करते थे। सो वहां से ये फ्रेज डाई हार्ड, इट वाज हार्ड फॉर देम टू डाई एट दैट वे। ओके, वहां से ये टर्म आया है। द नेक्स्ट इडियम इज कांट होल्ड अ कैंडल टू। ठीक है, कैंडल का मतलब क्या है? मोमबत्ती पकड़ नहीं पाता, तो मतलब इट इज इनकॉम्पिटेंट। एक्चुअली 1600 से हंड्रेड्स में ये फ्रेज यूज होते थे, जब एक अप्रेंटिस अपने मास्टर के अंडर काम करते थे और उनके क्राफ्ट को सीखने के लिए, एंड समटाइम्स द ओनली टास्क दे वर गिवन वाज टू होल्ड अ कैंडल। वो मोमबत्ती पकड़ के रखते थे और मास्टर को लाइट प्रोवाइड करते थे, और मास्टर जो है वो काम करते थे जो भी प्रोजेक्ट में। और एक अप्रेंटिस को कहा जाता था कि वो ठीक से मोमबत्ती भी नहीं पकड़ सकता, टू कंसिडर टू से दैट दैट पर्सन इज वर्थलेस, कि इतना भी काम उससे नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिकली बाय ग्रामेरियंस, जो ग्रामर लिखते थे उनके लिए मोमबत्ती पकड़ के रखना इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि वो लिखते थे। तो अगर कोई अप्रेंटिस ये नहीं कर पाता तो उनको कहा जाता था दिस पर्सन इज यूजलेस, दिस पर्सन कांट होल्ड अ कैंडल आल्सो प्रॉपर्ली। ओके,
द नेक्स्ट इडियम इज टू सेल समवन डाउन द रिवर। नदी में किसी को बेचना, इसका मतलब क्या है? टू पुट समवन इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन बाय नॉट एक्टिंग एज यू हैड प्रॉमिस्ड टू एक्ट, यूजुअली इन ऑर्डर टू विन एडवांटेज फॉर योरसेल्फ। अगर आपने बेसिकली किसी को उल्टा सीधा समझा के उसको लेके आए हो और फिर अपने एडवांटेज के लिए अपने प्रॉमिस नहीं रख रहे हो और उनको डिफिकल्ट या कोई डेंजरस सिचुएशन में धकेल दे रहे हो। इसका ओरिजिन जो है वो 19th सेंचुरी में हुआ था इन द अमेरिकन साउथ। आपको पता है उसके वहां पे उस टाइम जो थे स्लेव सिस्टम बहुत ज्यादा प्रचलित था और उस टाइम में स्लेव्स को इंपोर्ट करना ऑलरेडी इलीगल हो गया था। तो वो क्या करते थे, अपनी इंटरनल ट्रेड के लिए लोग मिसिसिपी रिवर में स्लेव्स को लेकर जाते थे और उनको मार्केट में बेचते थे, ठीक है, और उनको झूठ बोल के लेकर जाते थे वो। तो नेक्स्ट इडियम इज वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है। इसका मतलब है कि अपने फीलिंग्स के बारे में ओपन होना, ऑनेस्ट होना और खुल के बोलना। ये फ्रेज आता है मिडिल एजेस से, जब नाइट्स जो होते थे अपने लेडी लव, मतलब सिंपल आज के टाइम पे उनके जो पैरामोर, उनके जो गर्लफ्रेंड्स रहते थे, जो जिनके लिए उनका जो बिलवेड्स रहते थे, वो कुछ देते थे नाइट्स को। कोई स्कार्फ हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, कोई ब्रूश हो सकता है। तो वो क्या करते थे, अपने आर्म में लगाते थे। ओके, इंडिकेटेड कि इट यूज टू इंडिकेट उनके लिए कि देखो, अगर मैं जीतू तो आपके इस चीज के लिए मैं जीता हूं, आपकी चीज मेरे लिए अच्छा एक साइन है, एक सिंबल है। और ये भी दिखाते थे लोगों को कि आई एम टेकन, ओके, कमिटेड, आई एम एंगेज्ड टू दिस पर्सन। ओके, तो वहां से वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ये इडियम आया है। तो नेक्स्ट इडियम इज पार्डन माई फ्रेंच, मेरे फ्रेंच को क्षमा करना, माफ करना। इसका मतलब है ये हम तभी बोलते हैं पार्डन माई फ्रेंच व्हेन वी आर प्रिटेंडिंग टू बी सॉरी फॉर सम ऑफेंसिव लैंग्वेज। कोई गलत बोल के, कोई गलत लैंग्वेज यूज करने के बाद अगर हम प्रिटेंड करते हैं दैट आई एम सॉरी, देन वी कैन यूज द वर्ड पार्डन माई फ्रेंच। ये इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था इन द अर्ली 1800s, जब लोग अपने फ्रेंच बोलने पर क्षमा चाहते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उस टाइम फ्रेंच पता नहीं था, प्लस नेपोलियनिक वॉर्स चल रहे थे और जिसके वजह से ब्रिटेन और यानी इंग्लैंड और फ्रांस में काफी एनमिटी था। सो मिड 1800s में ये फ्रेज जो है वो स्वेर वर्ड्स यानी गालियों को के लिए यूज किया गया, ठीक है। मतलब अगर आप पार्डन माई फ्रेंच बोल रहे हो, इसका मतलब है बेसिकली आपने अभी गाली दिया है जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हो। So these were some interesting idioms and phrases, and they're interesting, equally interesting stories behind them. So let me know in the comment box below कौन सा idiom आपको सबसे interesting लगा और उसका story कौन सा आपको सबसे बेहतर लगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टोरी है या रिलेटेड टू द इडियम, आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आप अपकमिंग एनडीए सीडीएस के डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे लाइव बैच को जरूर ज्वाइन हो जाइए। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। So download our app and use the code warrior10 to get an extra 10% off on all the courses. That was it from my side. I'll see you very soon with the next part of this idioms and phrases series. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।